ਹੁਣ मैं डॉक्टर दीपक पवार जी ਜਿਹੜੇ कि मुंबई यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੇਰੀਅਸ ਨੈਰੇਟਿਵਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। संवाद के मेरे सारे साथी, मेरे मित्र जोगा सिंह जी और सारे मेरे सहवक्ता, मैं सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स वेरियस नैरेटिव्स इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आपसे बात कर सकूँ। मुझे बेहद खुशी है कि सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स इस विषय पर बोलने के लिए मैं ऐसे मंच पर हूँ जिसका नाम संवाद है, क्योंकि सोशल मीडिया का, जैसे हर एक मीडिया का प्राइमरी उद्देश्य था संवाद होना, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पूरे देश में हमारे यहाँ पर चलता है, मुझे लगता है कि संवाद ना होना ये इसका यूएसपी है। और उसी के पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बात रखने से पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मेरे सहवक्ता जगमोहन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे शहर से, मेरे राज्य से इतनी दूर मराठी में मेरा स्वागत करना ज़रूरी समझा। और अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि जब आप में से कोई मुंबई आएगा तो मुझे लगता है कि उस वक्त तक मुझे पंजाबी सीखनी चाहिए ताकि मैं आप लोगों का स्वागत आपकी भाषा में कर सकता हूँ। सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स इस विषय के बारे में जैसे हम दिन में उठते हैं, इसके पहले कुछ सालों के पहले लोग जब दिन में उठते थे तो कुछ लोग जो मेहनत करने वाले थे वो अपने अपने कामों में लग जाते थे, कुछ लोग जो घर काम करने वाले थे घर कामों में लग जाते थे। आज आप देखेंगे तो लोगों का दिन शुरू होता है व्हाट्सएप पर क्या आया है ये देखने से, और अगर वाईफाई बंद होता है तो लोग डेटा चालू करते हैं। अगर डेटा में कोई दिक्कत होती है तो लोग इस तरह से अस्वस्थ आपको दिखते हैं जैसे पूरी दुनिया में डेटा चालू ना होने से बड़ी कोई समस्या नहीं है। इस तरह का हमारे व्यक्तिगत जीवन में सोशल मीडिया पूरी तरह से घुस चुका है। और उसलिए जब हम सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि किस तरह की राजनीति सोशल मीडिया से हम खेलते हैं और किस तरह की राजनीति सोशल मीडिया पर दिखती है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया बहुत व्यापक नहीं है, कुछ छोटी चीज़ें उसमें हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, हमारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं। जिनको अपनी छवि देखने में इंटरेस्ट है उनके लिए इंस्टाग्राम है। और इन सारी बातों को लेकर हमारी व्यक्तिगत, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो पर्सनल लाइफ है, वो हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा सोशल लाइफ, हमारा पॉलिटिकल लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक दूसरे से बात करते हैं। आप में से जिन लोगों का मीडिया से कोई ताल्लुक आया है उन्होंने मार्शल मैक्लुहान का नाम सुना होगा, जिसने कहा था कि मीडियम इज़ द मैसेज, कि जिस माध्यम से हम लोगों से संपर्क करते हैं वो मीडियम हमारा मैसेज बन जाता है। आज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया इस तरह का मैसेज है। शुरू में सिकंदर जी ने कहा और अभी भी कहा गया कि मैं मुंबई से आया हूं और इसलिए मुझे खुलकर बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बात भी करता हूं, किसी भी वक्ता का खुलकर बात करना उसे सुनने वाले लोगों की सहन करने की क्षमता तक मर्यादित रहता है। तो मैं ये ज़रूर ख्याल रखूँगा कि मेरा खुलकर बोलना शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर पेशेंस। When we talk about social media and politics, we come across a very, very simple thing in our individual life, that every one of us, around 120 crore people in this country, out of which sizable number of people in this country are on social media,
हम व्हाट्सएप पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, और जब हम कहते हैं कि मैं व्हाट्सएप पर हूँ, इसका मतलब है कि व्हाट्सएप पर मैं गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेजता हूँ, या मैं ऐसे कुछ फॉरवर्ड्स दिन में 10 से 100 लोगों को करता हूँ और उनको, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, यहाँ पे पंजाब में कैसा कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं महाराष्ट्र में जो होता है वो आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस छत्रपति शिवाजी के बारे में आते हैं और फिर हमें मैसेज के नीचे लिखा जाता है कि अगर आप सच्चे मराठा हैं तो इसे शेयर कीजिए। तो लोग डरते हैं कि भाई शेयर नहीं करेंगे तो हम सच्चे मराठा नहीं रहेंगे, तो लोग शेयर करते हैं। लेकिन सच्चा मराठा होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा फ्री होता है। तो डेटा फ्री होना मेरा सच्चा मराठा होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेटा महंगा होता तो मैं उतना शेयर नहीं करता जितना मुझे सच्चा मराठा होने की हैसियत से करना चाहिए। तो एक बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस तरह के पॉलिटिकल माहौल में हम हैं, मुझे एक मैसेज बार बार मैंने पढ़ा है कि यूनेस्को ने, हमारे देश में तो ऐसा हुआ है कि फोटोशॉप ये हमारा नेशनल एप्लीकेशन है 2013 के बाद में, कि हमारे देश में हम सारी चीज़ें फोटोशॉप करते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जिन्होंने हमें फोटोशॉप की ये सारी विद्या सिखाई है, उनके खिलाफ जब फोटोशॉप की विद्या इस्तेमाल करनी की जा रही है, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फोटोशॉप बुरी चीज़ है। और हम मराठी में एक कहावत है, गुरुची विद्या गुरुला। सो जिसने हमें ये विद्या दी है, उन पर जब ये बूमरैंग होती है विद्या, तब उनको लगता है कि ये बुरी चीज़ है। तो सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये फोटोशॉप क्या चीज़ है, जहाँ से हम देश के किसी भी पॉलिटिकल लीडर के काफ़ी इनोसेंट फोटोज को भी काफ़ी परवर्ट, वल्गर और ऑब्सीन बनाकर लोगों के सामने रख सकते हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, और इन सारी बातों का बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने राज्य में देखा होगा, मैंने मेरे राज्य में देखा है, पूरे देश में आप देखेंगे कि फोटोशॉप से सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्टिव नेचर एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, क्योंकि फोटोशॉप बहुत कम बार आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा था, बहुत बार ऐसा मैसेज मुझे आया है कि यूनेस्को ने ऐसा डिसाइड किया है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में ग्रेड क्या है, और उसके नीचे फिर लिखा होता है कि अब बाबरी मस्जिद आगे जा रही है वोटिंग में, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो राम जन्मभूमि को वोट कीजिए। मैं तो उतना सच्चा हिंदू नहीं हूं, लेकिन जो सच्चे हिंदू हैं उनको ऐसा लगता है कि उस साइट पर जाना मेरी नैतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, तो मैं वहां पर जाता हूं, वहां पे वोट करता हूं। और ये सारा जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स धर्म का इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स कम्युनिटी का इकोनॉमिक्स है, और इस सारे पीछे लोगों के मन में ऐसी भावनाएं, ऐसी असुरक्षितताएं निर्माण करना है जिसकी वजह से लोग पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों से बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा कि नासा ने ऐसा कहा है, यूनेस्को ने ऐसा कहा है, तो कुछ लोगों ने सटायरिकली ऐसा कहा था कि यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड दैट यूनेस्को डजंट डिक्लेयर एनीथिंग, which means that we have brought the status of these so-called institutions so down and created a kind of mockery of all these things. Now, why are we so much concerned about social media and politics? Because every person worth naming in this country who is politically influential in this country is on Facebook. They have a Facebook profile, most of them have a Facebook page, and you will find they have a Twitter handle, and most of them have a verified Twitter handle where you have a blue tick with that particular Twitter handle. Most of them have websites, most of them have their YouTube channels, and all these YouTube channels you would find, if you go on YouTube, and one of our earlier speakers was speaking on YouTube, अगर आप YouTube पर जाते हैं और एक किसी टाइप का वीडियो आप देखते हैं, किसी टाइप के स्लाइड्स आप देखते हैं, तो अगले दिन जब आप YouTube में लॉग इन करें तो आपको उसी टाइप के वीडियोस, उसी टाइप की इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, क्योंकि बैकएंड में जो डेटा गूगल को, YouTube को हमारी तरफ से मिलता है, उसकी वजह से दे आर एबल टू डिसाइड व्हाट आर आवर चॉइसेस।
They are able to decide what are our preferences. They are able to decide what we want to read. They are able to decide what we don't like. और इस तरह से लोगों की सोच को पहचानना और लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करना, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी है। हमारे देश में उदाहरण है 2011 का जो अन्ना हजारे का आंदोलन था यहाँ पर, वो सारा आंदोलन अगर आप देखें तो सोशल मीडिया की ताकत आपको दिखाता है, क्योंकि जब अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 में हुआ तब उस आंदोलन के पहले कुछ दिनों में वहां पर कोई लोग नहीं थे, लेकिन ये इसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की सोशल मीडिया के काम को जाता है कि उन्होंने वो सारा आंदोलन जो नथिंग था वो एवरीथिंग में टर्न किया, और ऐसा लोगों को लगने लगा कि ये पूरी तरह से एंटी करप्शन कैंपेन है। बहुत कम लोगों के ये ध्यान में आया कि ये दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अरविंद केजरीवाल न्यू पॉलिटिक्स। बहुत कम लोगों के ये ध्यान में आया कि रामलीला मैदान में जो लोग घूम रहे हैं वो सारे अन्ना हजारे के साथी नहीं है, वो अन्ना हजारे के लोगों का यूनिफॉर्म पहनने वाले भारतीय जनता पार्टी और पार्टीज के लोग हैं, जिनके ध्यान में आ गया है कि दिस इज द पॉलिटिकल मोमेंट दैट दे शुड बी ट्राइंग टू ग्रैब। आप देखेंगे तो उस वक्त जिस तरह से हमारा मीडिया ऑपरेट कर रहा था, एक वक्त था जब हमारा मीडिया हमें न्यूज देता था। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सोशल मीडिया की न्यूज रिप्रोड्यूस करता है। जो आज हम सोशल मीडिया के किसी के ट्विटर हैंडल पर देखते हैं, कल जाकर उसकी न्यूज होती है और कल प्रिंट में उसकी न्यूज होती है। अगर सुबह कोई ट्विटर हैंडल पर कुछ लिखता है तो शाम को प्राइम टाइम पर उसकी डिस्कशंस होती है। इसका मतलब ये है कि पहले हम ऐसा सोचते थे कि सोशल मीडिया इज द पैरेलल एंड सेकेंडरी मीडिया। Now the social media is the primary media, it is driving the rest of the conventional media। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते हैं, लेकिन ट्विटर पर लिखने से थकते नहीं हैं, क्योंकि ट्विटर पर लिखना ये उनका खुद का अपना चैनल है। ट्विटर पर लिखना ये उनका खुद का कम्युनिकेशन है, और उनको ये भली भांति पता है कि जब वो ट्विटर पर लिखेंगे, जब वो यूट्यूब पर कुछ कहेंगे, पूरा मीडिया कंपेल उसको हो जाएगा कि उनको ये न्यूज़ उठानी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि नाउ द सोशल मीडिया, द मीडिया हैज टू गो टू द सोशल मीडिया। इसलिए पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सारे न्यूज़पेपर, सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, इन्होंने अपने फेसबुक पेजेस, अपने यूट्यूब चैनल्स इतने स्ट्रेंथन किए हैं और इतना लाइव डेटा, लाइव फीड वो देते हैं कि हर मोमेंट को अगर आप देखेंगे, हर एक चैनल अपने चैनल का सारा डिस्कशन, सारा विजुअल प्रेजेंटेशन लाइव लोगों के सामने लाना चाहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए, वो ये है कि जैसे हम समाज में घेटों में रहते हैं, जैसे हम समाज में अपने अपने गुट करके रहते हैं, सोशल मीडिया ये वैक्यूम में नहीं रहता है। अगर हम समाज में घेटों में रहते हैं तो हम सोशल मीडिया में भी घेटों में ही रहते हैं। वो हमारा सोशल मीडिया हो सकता है कि हमारी जाति का हो, वो सोशल मीडिया हमारी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का हो, वो सोशल मीडिया हमारे धर्म का हो, लेकिन हम उस तरह के घेटों में एक ही तरह का सोचते हैं और उसी तरह का पॉलिटिक्स हम करते हैं। आप देखेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स, जैसे आपने उनका नाम सुना होगा, उनको हमारे देश में अभी इंटेलेक्चुअल भी माना जाता है, वो है संबित पात्रा जी। हाँ, जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस हद तक गिर गया है कि हम अब जोकर लोगों को भी इंटेलेक्चुअल मानने पे मजबूर हो गए हैं। तो आप अगर देखें तो उनका सारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, सारा जो उनका कहना है, वो पहले तो वो टेलीविजन चैनल्स पर जाते थे, लेकिन अगर आप देखें तो वो ट्विटर पर अपनी बातें बहुत पावरफुली और बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं। और हम ये सोचने में लगते हैं कि भाई वो क्यों इतना इर्रेशनल बोलते हैं, या मणिशंकर अय्यर इतना इर्रेशनल क्यों बोलते हैं, या शशि थरूर इतना कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश क्यों बोलते हैं।
ये जो हमें सवाल हमारे मन में आते हैं, उन सवालों को अगर हम कन्वेंशनल तरीके से उनके जवाब ढूंढें तो हमें वो जवाब नहीं मिलेंगे। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि संबित पात्रा या मणिशंकर अय्यर या पहले दिग्विजय सिंह, जब वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, जो भी अब कमेंट फेसबुक या ट्विटर पर करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या रिट्वीट हुआ करता था। और सोशल मीडिया का ये डायनामिक्स है कि जितने ज़्यादा लोग आपकी बात शेयर करें या रिट्वीट करें, उतने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचते हैं। और अगर आप कोई नॉर्मल चीज़ कहें, अगर आप कोई सेंसिबल चीज़ कहें, तो बहुत हद तक आपका शेयर ना होना नॉर्मल बनता है। लेकिन अगर आप कोई इरेशनल चीज़ कहें, अगर आप कोई सेंसेशनल चीज़ कहें, अगर आप कोई इंस्टिगेटिंग चीज़ कहें, तो हो सकता है कि आपको चाहने वाले और आपके बारे में मन में बुरी भावना रहने वाले सभी लोग उसको शेयर करेंगे या रिट्वीट करेंगे। ये सोशल मीडिया के पॉलिटिक्स का नया डायनेमिक्स है। इसका मतलब ये है कि हम गालियां भी वी टेक देम इन द स्ट्राइड। सोशल मीडिया का जो पॉलिटिक्स है, पहले ऐसे होता था कि लोग वाद विवादों से डरते थे। लोग ऐसा चाहते थे कि जहां तक डिबेट हो, रैशनल डिबेट हो, आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट हो। अमर्त्य सेन ने तो कहा है कि हमारे लोग आर्ग्यूमेंटेटिव है, इंडियंस आर आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल। लेकिन इंडियंस आर नॉट जस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल, इंडियंस आर वायलेंटली आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल। अगर ये आपको देखना है तो आप सोशल मीडिया पर जाइए। अगर मीडिया के लोगों को यहाँ पर कोई है, तो हमें जो मीडिया वाला पसंद नहीं है उसे प्रेस्टिट्यूट कहा जाता है। आपको पता है वो किन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। तो हम जिन्हें नहीं चाहते उन सारे मीडिया वालों को हम प्रेस्टिट्यूट कहते हैं। अगर सेक्युलरिज्म से हमें दिक्कत है तो हम उनको सेक्युलर कहते हैं। अगर लिबरल लोगों से हमें दिक्कत है तो हम उन्हें फेक लिबरल कहते हैं। और ये तो मैं काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री टर्म्स आपको कह रहा हूं। बहुत सारी अनपार्लियामेंट्री टर्म्स अगर आप ट्रेंडिंग में हो, हैशटैग्स में हो, आप देखें तो पूरा पॉलिटिक्स का जो सोशल मीडिया पर का बिजनेस है वो हैशटैग का, ट्रेंडिंग्स का और इस तरह के नॉर्म्स तैयार करने का है। और ये सारा वर्चुअल वर्ल्ड है। मैंने अन्ना हजारे के आंदोलन का आपको उदाहरण दिया। जब अन्ना हजारे जी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया दिल्ली के लोगों के सपोर्ट की वजह से, तब उन्हें लगा कि हम मुंबई में भी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन मुंबई अन्ना हजारे को दिल्ली के लोगों से ज़्यादा जानती है। सो वी हैड नो मिसकंसेप्शन अबाउट व्हाट मिस्टर अन्ना हजारे स्टैंड्स फॉर। सो जब उन्होंने मुंबई में ऐसे कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम जेल भरो करेंगे, मैंने वो उनकी साइट देखी थी। उस जेल भरो आंदोलन के लिए लगभग 1 लाख लोगों ने वर्चुअली अपने नाम दिए थे, क्योंकि जेल में तो वर्चुअली जाना था, एक्चुअली तो नहीं जाना था। लेकिन जब एमएमआरडीए ग्राउंड्स पर अन्ना हजारे ने एक्चुअल आंदोलन शुरू किया, उस वक्त उस ग्राउंड पर 1000 से ज्यादा लोग नहीं थे। इसका मतलब यह है कि हमारा सारा जो कैथारसिस है, अगर हम अरिस्टोटल को थोड़ा रिमाइंड का थोड़ा पहचाने, सारा कैथारसिस हमारा वर्चुअली होता है। और हम सब तरह का एक्टिविज्म वर्चुअली करना चाहते हैं, गालियां वर्चुअली देना चाहते हैं, खून वर्चुअली करना चाहते हैं, किसी को पॉलिटिकली डिफीट वर्चुअली करना चाहते हैं। लेकिन दैट हैज बिकम अ सब्स्टिट्यूट टू एक्चुअली गोइंग आउट इन द पब्लिक डोमेन। अभी यहाँ पे पंजाब में कैसे है, बसों में मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्रेनों में जब हम मुंबई में घूमते हैं तो जब मैं कॉलेज में जाया करता था तब दोस्त एक दूसरे से बातें किया करते थे। अब मैं देखता हूं ट्रेन में जो कॉलेज के बच्चे जाते हैं, अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ग्रुप है, क्योंकि वो अपने अपने मोबाइल में पड़े हैं, वो देखते नहीं। अगर मैंने बसों में और ट्रेनों में देखा कि कंडक्टर को लोगों को हिला के पूछना पड़ता है कि भाई तुझे कहां जाना है, क्योंकि वो गाना सुन रहा है आदमी और इस तरह से एनग्रॉस है, पूरी तरह से इमर्स्ड है सोशल मीडिया में। और वो जो लाइफ आदमी जी रहा है वो सारा लाइफ सोशल मीडिया का वर्चुअल लाइफ है। लेकिन हमें लगता है कि हम रैशनल लोग हैं, रूटेड हैं, समाज में हमारी कुछ पहचान है, तो हम उसको रूटेड नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस दुनिया को रूटेड मानते हैं, उस दुनिया को सच्चा मानते हैं। इसलिए वो ये समझते हैं कि भाई राहुल गांधी को डिफेंड करना मेरी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
या ये कहना कि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करके देश पे उपकार किए हैं, ये मैं नहीं कहूंगा तो देश को नहीं समझेगा। इस तरह से आप अगर देखें तो पर्सनल और पॉलिटिकल के बीच की जो डिमार्केटिंग लाइन है वो पूरी तरह से वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया में ब्लर हो गई है। तो हो सकता है कि मैं अपने फैमिली ग्रुप में खाना खाते हुए फोटो डाल दूं, लेकिन दूसरे मिनट में मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं उसका एक फॉरवर्ड भेज ही देता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत है, मेरे पास डेटा बहुत है और मेरे पास दूसरा कंस्ट्रक्टिव करने के लिए सोचने वाली चीज नहीं है। इस तरह का आप अगर देखें तो एक लेजी एक्टिविज्म, सोशल मीडियाज एक्टिविज्म इज लेजी एक्टिविज्म, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल कहना है कि दूध मांगो तो खीर देंगे, पाकिस्तान कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। ये तो मैं मुंबई में मेरे घर में बैठ के कह सकता हूं। इसके लिए मुझे कश्मीर कहां है भारत के मैप पर यह समझने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान कहां से शुरू होता है यह मालूम होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक वर्चुअल एग्रेशन पूरा बाहर निकल के आता है और मेरी जो मेरे देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे घर से बाहर निकले बिना पूरी हो जाती है। इस तरह का माहौल आपको दिखेगा और ये सारा माहौल सोशल मीडिया का पिछले 5-10 सालों से बना है। हमारे देश में केजरीवाल की पूरी इलेक्शन उन्होंने सोशल मीडिया पर जीती है। 2014 की मोदी जी की इलेक्शन उन्होंने सोशल मीडिया पर जीती है। इनफैक्ट 2014 की इलेक्शन के वक्त जैसे कांग्रेस को हम कितने करप्ट हैं उसका पता नहीं था, उतना उनको यह भी पता नहीं था कि उनके खिलाफ क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ट्रेडिशनली बड़ी बड़ी सभाओं में अपनी भूमिका रखने की आदत थी। कांग्रेस को यह पता नहीं था कि उनका जो दुश्मन है, पॉलिटिकल राइवल है, वो उनके घरों में पहुंच चुका है, वो उनके पीसी में पहुंच चुका है, मोबाइल में पहुंच चुका है और वो ट्रोजन हॉर्स की तरह उनके ऊपर हमला कर रहा है। ये समझने के पहले कांग्रेस के 200 से 44 तक वो आके पहुंच गए। अब 2014 के बाद में 3 सालों की राजनीति होने के बाद में जब सोशल मीडिया अब थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है, तो अभी आप देखेंगे कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के अपने अपने फेसबुक अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां पर काफी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन सारे बातों में, इन सारे ट्विटर हैंडल्स या इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स खुद नहीं लिखते हैं, कोई उनकी तरफ से लिखता है, कोई उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखता है। और ऐसा रिप्रेजेंट कर, जैसे सोनिया गांधी जी के रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हुए जो हिंदी भाषण थे वो उनके कुछ कांग्रेस वाले उनके सहकारी लिखा करते थे, और वो छोटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी। अब सोशल मीडिया की वजह से एक पैन इंडियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे यहां पर तैयार हो गई है, और इसके लिए आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस से जरा भी कनेक्टेड नहीं था, वो इनडायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सोर्स पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, लेकिन उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई इस वक्त अगर कांग्रेस हमें पैसा देती है इस इलेक्शन में तो हम उनका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, अगले बार अगर बीजेपी ज्यादा पैसा देती है तो उनका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। तो वी आर द न्यू जनरेशन वेरी प्रोएक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इज नॉट आइडियोलॉजिकली लोडेड, इट इज एक्चुअली द मर्सिनरी आर्मी ऑफ हुएवर इज गोइंग टू पे यू द मोस्ट। अगर आप प्रशांत किशोर जी का रोल देखें, 2014 में वो मोदी जी के साथ में थे, 2016-17 में वो नीतीश कुमार के साथ में थे, बाद में कांग्रेस के साथ में थे। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का हम पहले ऐसा मानते थे कि भाई बीजेपी के लिए कौन काम करेगा, जो आरएसएस के परिवार से आया है और जो किसी हद तक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया पर कौन काम करेगा, ऐसा आदमी जो खुद को सेक्युलर थोड़ा बहुत मानता हो और जो गांधी फैमिली पर जिसकी लॉयल्टी हो। अब सोशल मीडिया की वजह से पूरा पॉलिटिक्स सोशल मीडिया का एक नया बिजनेस मॉड्यूल बन गया है, जहां पर जो मार्केट में ज्यादा रेट आपको दे सकता है उसके लिए सोशल मीडिया एजेंट्स की सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल दिखाई देंगी। सोशल मीडिया पर आप अगर हैं तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने आई एम अ ट्रोल नाम की किताब पढ़ी है।
आई एम अ ट्रोल, ये किताब में मेरे ऑथर मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन वहां पर बीजेपी का जो आईटी सेल है, उस आईटी सेल में किस तरह से ट्रोलों को ट्रेन, अभी ट्रोल क्या है मुझे बताइए। ट्रोल का मतलब है कि अगर कोई एक आदमी मेरी पार्टी, मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ लिखता है तो मैं उसे आर्ग्यू तो करूं, लेकिन इस हद तक आर्ग्यू करूं कि उस आदमी का पूरा कॉन्वर्सेशन खत्म होने तक पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, मैं उसके सारे पुराने इतिहास के पन्ने निकालूं और उस आदमी को इस हद तक मजबूर करूं कि वो या तो मुझे अनफ्रेंड करे या ब्लॉक करे या डर कर खुद का अकाउंट डिलीट करे। ये जो काम करने वाले लोग हैं ये ट्रोल्स हैं। ये जो ट्रोल्स है, ये जब बहुत बड़े पैमाने पे लिखते हैं और कहते हैं तो उनको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। तो अभी आपको देखेगा, दिखाई पड़ेगा कि ट्रोल्स और इंटेलेक्चुअल्स के बीच की डिमार्केटिंग लाइन बहुत कम हो चुकी है और हर एक पार्टी के पास अपने ट्रोल्स हैं। और अगर आप फेसबुक पर आप जब अब मुझे पता नहीं लोगों के कितने फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक पर अगर आपके 4-5 हज़ार फ्रेंड्स है, 5 हज़ार का लिमिट है, बाद में लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आप अगर देखेंगे तो फेसबुक पर आप अगर पॉलिटिकली सेंसिटिव लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य समय आपके पोस्ट पर कभी नहीं आते हैं, लेकिन जैसे आप पॉलिटिकल कुछ लिखते हैं तो वो आकर कहते हैं कि लेकिन उस वक्त आप कहां थे, 1990 में आप कहां थे, 2010 में आप कहां थे, कांग्रेस ने ऐसा किया तब वो कहां थे, अकालियों ने वैसा किया तब कहां थे। ये जो लोग हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का लोकलाइज्ड रूप है, ये हमारे पर्सनल सर्वेलेंस करने वाले लोग हैं। और ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत लुभावना रूप ऐसा है कि मुझे अपनी निजी जिंदगी में हो सकता है कि 10 फ्रेंड्स हों, लेकिन फेसबुक पर मुझे काफी फ्रेंड्स होते हैं। और लोग, बहुत सारे लोग शुरू में ऐसी गलती करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि फेसबुक के फ्रेंड सही फ्रेंड हैं। तो एक कुछ लोगों का एक बीच में एक कार्टून आया था कि एक आदमी के मरने के बाद उसे कंधा देने के लिए 2 लोग मिले हैं और वो कंधा देने वाला दूसरा आदमी कहता है कि बट ही हैड 5000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। इसका मतलब ये है कि आपके जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनका और आपका नाता इतना वर्चुअल है, और जैसे पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बढ़ती है तो आपके बहुत सारे दोस्त या तो न्यूट्रल होते हैं या सूडो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रल रहना आपको पोलाइटली और पेशेंटली ऑब्जर्व करना है। ऐसे लोग आपके फैमिली ग्रुप्स में भी होंगे। अगर आप मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपने फैमिली ग्रुप्स में होंगे, स्कूलों के ग्रुप्स में होंगे, विच आई बिलीव इज अ बिग टॉर्चर। बीइंग इन अ फैमिली ग्रुप एंड बीइंग इन द रीयूनियन ग्रुप ऑफ स्कूल्स इज अ बिग टॉर्चर, बिग पेन। लेकिन उस पेन का कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि फैमिली इज अ फैमिली एंड फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे फॉरवर्ड्स भेजते रहेंगे, और अगर आप उनको कहें कि भाई दिस इज नॉट रिलेटेड टू द फैमिली, व्हाई आर यू सेंडिंग ऑल दिस, देन ही विल से नहीं मुझे ऐसा लगा कि आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपको दिखेगा कि 2014 के पहले सोशल मीडिया हमारे हाथ में आने से पहले लोगों के बीच में झगड़े नहीं थे, ऐसा नहीं है, लोगों के बीच में झगड़े थे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल डिवाइड ये पब्लिक फोरा में हुआ करता था। अब हमारा पॉलिटिकल डिवाइड फैमिली गैदरिंग्स में होता है, अब हमारा पॉलिटिकल डिवाइड दोस्तों के बीच में होता है। इतना वर्टिकल डिवाइड लाना और पूरा हमारा रिलेशनशिप नेटवर्क पॉलिटिसाइज करना, ये सोशल मीडिया का पिछले 10 सालों में हमारे लाइफ में हुआ कंट्रीब्यूशन है। सोशल मीडिया में एक और चीज हुई है जो है फेक न्यूज। अभी उसके बारे में यहां पे कहा गया, हमने 2014 के पहले पेड न्यूज के बारे में सुना है। हम हर एक राज्य में ऐसी पेड न्यूज होती है। चुनाव के पहले हमें एकदम पता चलता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर, जो हमें कल तक एकदम होपलेस लग रहा था, हमें पूरे महाराष्ट्र में, पूरे पंजाब में लोगों को ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा आदमी मिल ही नहीं सकता। और जब ऐसी न्यूज हमारे सामने आती है तो हमें 1 मिनट खुद को टटोल कर देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये न्यूज कितने रुपए की होगी। ये सवाल जब आपके मन में आता है तो न्यूज और पेड न्यूज के बीच का फर्क आपके ध्यान में आता है। लेकिन पेड न्यूज से ज्यादा डेंजरस चीज है फेक न्यूज,
जो कुछ बार पेड है और कुछ बार अनपेड है, और वॉलंटरी लेवल पर लोग फेक न्यूज क्रिएशन की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पूरे देश में बना रहे हैं। आपको मैं एक ही उदाहरण दूं, मुझे लगता है एक फोटोग्राफ है, पंडित नेहरू के बारे में लोगों के अच्छे बुरे बहुत सारे भाव हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में एक फोटो पब्लिश की गई थी और उसके नीचे लिखा गया था, उनकी बहन से वो गले मिले थे, ऐसा फोटो फेसबुक पर आया और उसके नीचे लिखा गया था कि दिस इज वन मोर वुमन इन नेहरूज लाइफ एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैड। अब ये जो है, ऐसा जब आता है, ऐसा जब ऐसी इमेज मेरे सामने आती है, ऐसी कोई न्यूज डाल के मेरे सामने आती है, तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मैं क्या फॉरवर्ड कर रहा हूं। लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर लोग लोडेड हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि इस आदमी के बारे में जो लिखा गया है, हो सकता है आधा गलत हो आधा सही हो, मुझे उसमें से जो आधा गलत है वो निकालने तक का वक्त रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नेट का स्पीड बढ़ा है, हम 2G से 3G से 4G में गए हैं, वैसे हमारी सामूहिक मूर्खता का भी स्पीड काफी बड़ा है। और ये हमारी जो सामूहिक मूर्खता है वो पैन इंडियन सामूहिक मूर्खता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुओं में इस प्रतिशत है, मुसलमानों में इतनी है, सिखों में इतनी है, हम एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं इस तरह की मूर्खता में, क्योंकि हमें लगता है कि दैट इज द पॉलिटिकल एजेंट विच इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता हूं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक बात है जो चुनाव के पहले आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे चुनाव जब आते हैं तो राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड कौन है और कितनी है, इसकी न्यूज बहुत बड़े पैमाने पे हमको पढ़ने को मिलती है। दो चुनावों के बीच में किसी को भी राहुल गांधी के पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर हमें इतना लगता है कि बेचारे की शादी हो जानी चाहिए तो हमें उसके पर्सनल लाइफ में दो चुनावों के बीच भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और कुछ तो प्रोएक्टिवली करना चाहिए। लेकिन हमारा सारा इंटरेस्ट उसके कैरेक्टर असैसिनेशन से लिमिटेड है। और मैं ये एक उदाहरण आपके लिए दे रहा हूं, ये हर एक पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो सकता है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये सोशल मीडिया का एक एक्सप्रेशन है। लेकिन ऐसा हुआ है कि इलेक्टोरल जब चुनाव हो जाते थे, दो चुनावों के बीच में राजनीतिक पक्ष और उनके सारे समर्थक एक दूसरे से कुछ न कुछ संवाद कर पाते थे। और ऐसा होता था कि कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ऑपोजिशन में है या उल्टा है, तो एक दूसरे के कुछ काम वो करते थे। लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि एवरीबडी इज सो एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया एंड एवरीबडी वांट्स टू रिएक्ट सो फास्ट। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्सपर्सन की जो प्रेडिकेमेंट है वो देखें तो हर एक पार्टी के पास 5 या 10 स्पोक्सपर्सन होते हैं। उनके बीच अपनी अपनी दुश्मनी है, अपनी अपनी कंपटीशन है। तो अगर कांग्रेस का कोई स्पोक्सपर्सन है और बीजेपी के किसी आदमी ने कोई कमेंट की है तो कांग्रेस के हर स्पोक्सपर्सन को यह लगता है कि मेरी उसके खिलाफ की कमेंट मेरे सारे फेलो स्पोक्सपर्सन से पहले जानी चाहिए, क्योंकि अगर वैसे कमेंट जाती है तो देयर आर बेटर चांसेस दैट आई विल बी कॉल्ड ऑन प्राइम टाइम। तो ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज ऑन द स्पर। सोचकर न्यूज दी जानी चाहिए, सोचकर लोगों से इंटरैक्ट किया जाना चाहिए, ये आपको नहीं दिखाई देता है। अब अगर आपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के फेसबुक पेजेस देखे होंगे, यहां पे इन्होंने कहा कि मीडिया किस तरह से पावरफुल हुआ है। फेसबुक पेजेस पर अगर आप देखें तो मैं अगर एक पोस्ट डालता हूं एज अ पॉलिटिकल लीडर, अगले 10 मिनटों में 10,000 लोग मेरी फेसबुक पोस्ट लाइक कर लेते हैं। ये कैसे होता है मुझे बताइए? ये इनऑर्गेनिक बूस्टिंग है किसी के फेसबुक पेज का। ये जो इनऑर्गेनिक बूस्टिंग है, इसके लिए मुझे पॉपुलर होना जरूरी नहीं है। इसके लिए मेरे पास पैसे होना और मेरे पास स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स जब किसी भी तरह की फेसबुक पोस्ट डालते हैं या ट्वीट करते हैं तो बहुत ही
इनऑर्गेनिकली लोगों के सामने ये जाता है, और मैं अगर ऐसा 100 आदमी हो, 100 नंबर का आदमी हूं जो देख रहा है कि ये पहले 99 लाइक्स आ चुके हैं पहले 1 मिनट में, तो मैं खुद को ऐसा कन्विंस करता हूं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी कि अगर मैं इसे शेयर ना करूं तो ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए मैं इमीडिएटली उसको शेयर करता हूं। आप देखें कि इस तरह का डायनेमिक्स पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट कर रही हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह जी ने 10,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स में खुद का नाम डलवाया। वो तो मुझे आशंका है कि ये नंबर 10,000 नहीं, थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जब यूपी के इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के पहले एक उदाहरण मैं आपको दूं, ऐसी न्यूज़ बाहर आई कि कुछ झगड़ा हुआ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में, एंड मुलायम सिंह यादव वॉज स्लैप्ड बाय अखिलेश। ऐसी न्यूज आई, वो अनकन्फर्म थी, क्योंकि अगर समझो ऐसा कुछ इनफॉर्मली पर्सनल लेवल पे होता है तो भी पॉलिटिकल लीडर्स आर सेंसिबल इनफ नॉट टू ब्रिंग ऑल दिस इन पब्लिक डोमेन। लेकिन ये जो न्यूज है, जिन सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वहां पर ये सारी न्यूज कुछ मिनटों में फैल गई, एंड देन इट बिकेम मिजरेबल फॉर द समाजवादी पार्टी टू कम्युनिकेट टू देयर इलेक्टोरेट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ ही नहीं था वो हुआ नहीं है, ऐसा कन्विंस करने में उस पार्टी का पूरा दिन निकल गया। और सोशल मीडिया के लिए एक दिन ये बहुत बड़ी चीज होती है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, जब लोगों की पॉपुलैरिटी, लोगों की लोकप्रियता आपको दिखती है, तो ये सारी लोकप्रियता, ये पेड लोकप्रियता भी हो सकती है, ये सारी लोकप्रियता पैसे देकर की गई लोकप्रियता भी हो सकती है। आप अगर ट्विटर पर देखें, अभी इन्होंने गौरी लंकेश का उल्लेख किया। गौरी लंकेश के मरने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा लिखा, अच्छा हो गया ये कुतिया मर गई, और ये इस तरह के लोगों को मरना ही चाहिए। ऐसा लिखना इस देश में अनएक्सपेक्टेड नहीं है। 120 करोड़ लोगों में इतने मूर्ख लोग तो जरूर होंगे, लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों को देश का प्रधानमंत्री फॉलो करता है, ऐसा बहुत कम बार होता है। तो द वर्स्ट पार्ट इज, इस तरह का, जैसे कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ कहती है, महिला कहती है, तो उसको एक परमानेंट थ्रेट है दैट यू विल बी रेप्ड एंड योर डॉटर विल बी रेप्ड। दैट शोज यू कि हमारी टेक्नोलॉजी सुधर गई है, हमारा दिमाग नहीं सुधरा है। हमारा दिमाग उतना ही फ्यूडल, उतना ही करप्ट और उतना ही पेट्रियार्कल है जितना हमारे हाथों में सोशल मीडिया आने से पहले था। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था तब ये गंदगी एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त लगता था। सोशल मीडिया की वजह से ये गंदगी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट लोग एक्सप्रेस करने लगे हैं। ये जो बात है पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस की, ये मुझे काफ़ी डेंजरस लगती है। अभी आपने है मेरे पास कुछ एक दो उदाहरण मैं आपको दूं। ये जो मॉब लिंचिंग होता है, उस मॉब लिंचिंग के बारे में दिल्ली में जंतर मंतर में कुछ ये काउ विजिलेंट्स आए थे, और अगर आप उनकी सोच देखें तो उनकी दृष्टि से लोग मर जाएं तो भी चलेगा, लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। तो ये जो उनकी सोच है उन्होंने एक चर्चा में रखी, और उन्होंने कहा कि ऐसा जो भी करने वाले या जिनके बारे में ऐसी शंका किसी के मन में उत्पन्न हो, उन सारे लोगों के बाल सर मुंडवाने चाहिए, उनको पब्लिकली पीटना चाहिए। तो किसी ने उनको पूछा कि आपको नहीं लगता कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं? तो उनका कहना था कि ये हो सकता है अगर हमारे ये इस सारी भक्ति और हमारी श्रद्धा के बीच में अगर कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो उसे भी बदलना चाहिए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, ये सारा जब मीडिया सामने आता है तो लोग हमारे यहाँ पे, जैसे सोशल मीडिया से लोग हीरो बन गए हैं, सोशल मीडिया से लोगों का मॉन्स्टर बनना ज्यादा आसान हो गया है। ये, और जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में आप जाएंगे, एक वक्त था अगर आप कहीं पर भी हुए दंगे देखेंगे, अगर जिसकी
का बहुत बुरी स्मृति सिखों के मन में होगी 84 के दंगों के बारे में। आप उन दंगों के बारे में देखें या 2002 के दंगों के बारे में देखें। दंगे एक आदमी नहीं करता है, दंगे लोग गुटों में करते हैं, क्योंकि सारे जमाव जो है, जत्थे जो है फेसलेस होते हैं और वहां पे लोगों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। सोशल मीडिया पर जब ग्रुप के ग्रुप बोलते हैं तो वो एक नया मॉन्स्टरस ग्रुप है और वहां पे लोगों के मन में एक किसी भी तरह का डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि व्हेन दे हैव द मीडियम दे हैव दैट पर्टिकुलर पावर इन देयर माइंड। इन सारी पॉलिटिकल बातों के अलावा एक दो जो ठीक बातें, अच्छी बातें हमारे लिए हुई है सोशल मीडिया की वजह से, वो ये है कि सोशल मीडिया की वजह से अब हमारे और हमारे लीडर्स के बीच का जो अंतर है वो पूरी तरह से कम हो गया है। और ये इस तरह से कम हो गया है कि लीडर्स चाहे या ना चाहे, हमारा पॉलिटिकल क्लास चाहे या ना चाहे, उनके सारे पर्सनल डिटेल्स लोगों के पास स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल है। ऐसा पहले हम कहा करते थे कि भाई इस पॉलिटिकल लीडर के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऐसा हो सकता है कि इसने 10 जगह पर जमीन लेकर रखी है। अब ऐसा लेकर रखी है ये सस्पिशन नहीं रहता है। अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत जगह इस तरह से इंफॉर्मेशन घूमती है कि बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं है बहुत ही ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट होकर लोगों के सामने आती है। और एक अच्छी बात जो आपको, अच्छी बुरी आप जैसे कहें, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत प्रेजेंटेबल हो गए हैं। वो अपने आप बहुत खुद का ख्याल रखते हैं, हम कैसे दिखते हैं इसके बारे में बहुत सोचते हैं। और जब somebody at the top is so sensitive about which coat to wear for which function, you can very well imagine कि others are going to fall in line। तो इसका एक अच्छा भी मतलब ये है कि सोशल मीडिया की वजह से कपड़ों का खर्चा बढ़ गया है पॉलिटिकल लीडर्स का। उनको अच्छा दिखना पड़ता है, अच्छी तरह से बात करनी पड़ती है, उसलिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और उनको यह भी पता चल गया है कि हर एक माध्यम में किस तरह से अलग बोलना है। अगर आप ट्विटर पर कुछ कहते हैं तो 280 कैरेक्टर से आगे नहीं जाना है। अगर आप फेसबुक पर कुछ कहते हैं तो आप लिख तो बहुत बड़ा निबंध सकते हैं, लेकिन सी मोर और कंटिन्यू रीडिंग के आगे नोबडी कंटिन्यूज रीडिंग, तो आपको उससे ज्यादा नहीं लिखना है। और अगर आपको लोगों से कुछ शेयर करना है तो आपको लोगों से इमेजेस शेयर करनी है, मीम्स शेयर करने हैं, वीडियो शेयर करने हैं, स्लाइड शेयर करने हैं। सो सोशल मीडिया हैज मेड आवर एंटायर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली कलरफुल एंड मल्टीफोकल। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी अपनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखेंगे देश के राष्ट्रपति भी अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं, और सारी चीजें जो अदरवाइज आरटीआई में भी हमें नहीं मिलती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें कम से कम बेसिकली सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने आई है। इन सारी चीजों को हम अगर देखते हैं तो एक बात आपको हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सोशल मीडिया का अपना अपना एल्गोरिदम है। मैं कुछ भी फेसबुक पर पोस्ट डालूं, ये फेसबुक डिसाइड करता है कि कितने लोगों को वो दिखने वाला है। मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूं, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि मैं कितना पॉपुलर बन सकता हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडवर्ड स्नोडेन और व्हाट इज दैट अदर पर्सन, विकीलीक्स वाला, हाँ, उन दोनों पर बनी हुई फिल्में आप जरूर देखें, तो आपके मन में अगर कोई भ्रम रहेगा कि सोशल मीडिया इज माई ओन्ड मीडिया, पर्सनल मीडिया विच आई कंट्रोल, वो सारे आपके जो भ्रम है आपके मन में, और जो जिनके मन में होंगे वो कम हो सकते हैं। और आपको ध्यान में आएगा कि द हाईली इंडिविजुअलाइज मीडिया इज द हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया एज वेल, क्योंकि कोई ना कोई उस सारी प्रोसेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और इसलिए हमें जो पॉलिटिक्स दिखता है सोशल मीडिया का, उससे आगे जाकर सोशल मीडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी भी हमें देखनी चाहिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम जब अदानी, अंबानी और सारे कॉरपोरेट्स के बारे में बातें करते हैं,
वो भी हम इस इतनी प्रेडिक्टेबल बातें करते हैं कि जो अदानी अंबानी को अच्छी लगे। हम थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल बातें करना सीखना चाहिए हमें, कि इनका जब जियो फ्री हो जाता है, जब मोबाइल्स लोगों के घर में आते हैं, अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास 2-2 मोबाइल्स हैं, एक जियो का बहुत सारे लोगों के पास होता है, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के लिए एक्सक्लूसिवली वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी देखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लड है, उसका इमोशनल कोलैटरल डैमेज क्या है और उसका इकोनॉमिक कोलैटरल डैमेज क्या है। हम ये मानते हैं कि डेटा फ्री है, और लेकिन हमारे जिंदगी का कितना वक्त हमारे बच्चों का हमारा इस पर जाता है और किस तरह की सोच पर जाता है, ये भी हमें देखना चाहिए। जैसे मेरे देश में, मेरे राज्य में कुछ अपने इश्यूज हैं, पंजाब में नशे के इश्यूज हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपकी पहले यहाँ की सरकारें उस नशे के बारे में कुछ करती होंगी। पूरे देश पर छाने वाली जो सबसे बड़ी नशा है वो सोशल मीडिया की है, और वो ग्लैमराइज नशा है, वो ग्लोरीफाइड नशा है, और वो ऐसी नशा है जहां पर इंडिविजुअल सोच का खत्म होना और समूह के उन्माद का बढ़ना, इन सारी बातों के बारे में हमारे मन में कोई खलाल नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। इन बातों को हमें, मुझे ऐसा लगता है कि सोचना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब कार्यकर्ता हैं, पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। सोशल मीडिया पे आप में से बहुत सारे लोग एक्टिव होंगे, अपनी भूमिकाएं रखते होंगे। जहाँ मैं खुद भाषा का कार्य करता हूँ मेरे राज्य में, और मुझे ये पूरी तरह पता है कि अगर आप मोबिलाइज करना चाहते हैं लोगों को किसी भी विषय पर, किसी भी हेतु से, अगर वर्चुअली 100 लोगों को आप एक्टिव कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली एक ही आदमी को आप एक्टिव कर सकते हैं। वर्चुअल और रियल का परसेंटेज मैं जहां पे काम करता हूं वहां 100-1 इतना ही दिखता है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को फॉरवर्ड करना इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू रियल एक्टिविज्म। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सोशल मीडिया के इस सेमिनार का ये परिणाम ना हो कि लोग सोशल मीडिया से आज करते हैं उससे ज़्यादा प्यार करने लगे और रियल एक्टिविज्म से उतने ज़्यादा दूर जाएं। और अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है संयोजकों को उतना अच्छा ना लगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व काफ़ी ज़्यादा है और महिलाओं का बहुत कम है। चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या पॉलिटिकल प्रोसेस हो या कुछ भी हो, अगर हम इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ पर हम जैसे 5 लोग हम बैठे हैं, यहाँ पर भी महिला वक्ता होना चाहिए और वहाँ पर भी सुनने वाले लोगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज वी विल ऑलवेज रिमेन इन अ पेट्रनाइजिंग एंड बेनिफिशियल दैट काइंड ऑफ अ टोन, जो मुझे लगता है कि थोड़ा डेमोक्रेसी से थोड़ा परे हटकर है। आप कहेंगे कि हमने आपको इतनी दूर से बुलाया, आप हमको ये सब सबक बता रहे हो। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ अच्छी पार्टनरशिप हम कर पाएंगे। अंतिम मुझे जो लगता है, मैं एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद एक चुनाव लड़के हार चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में क्या फ़र्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरवीन करना है, तो हमें सोशल मीडिया का अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजिकली और ह्यूमन इंटरेस्ट की एंगल से, इन दोनों चीज़ों के दायरे में बहुत डीपली सोचना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डीप एसेट्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अरेंजमेंट हियर। ये अगर हम सोचेंगे तो मुझे लगता है इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की सभाओं का कुछ उपयोग हो सकेगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
है।